नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ तिवारी यूसीआई डिजिटल सरकारी नौकरी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम लोग हिंदी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जितने भी चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं अभी तक, उन सब की धुआंधार प्रैक्टिस चल रही है। बस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास तक, ठीक है ना। और चलिए तो जुड़ते हैं हम लोग फिर से अपने प्रैक्टिस में। एक प्रैक्टिस हम लोग कर चुके थे पिछली क्लास में। देखते हैं कि संज्ञा शब्द किस प्रकार के शब्द हैं। बार बार हमने आपको पिछली क्लास में बताया है कि जो विकारी शब्द होते हैं कौन कौन से होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये विकारी शब्द होते हैं। तो संज्ञा शब्दों की बात हो रही थी, ये कौन से हैं, ये विकारी शब्द हो जाएंगे, संज्ञा शब्द जो हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनेकार्थी शब्द का उदाहरण, ये भी पिछली क्लास में इस तरीके का क्वेश्चन आया था। अनेकार्थी शब्द का उदाहरण मतलब जिसके हम पर्यायवाची जानते हों, जिसके एक से अधिक अर्थ निकलते हों, ठीक है। तो हार हमें पता है, जो फूलों का हार होता है, मोतियों का हार होता है। एक तो वो हार हो गया जो हम गले में पहनते हैं। एक हार का मतलब होता है पराजय, तो इसके ही एक से ज्यादा अर्थ निकल रहा है। फल की अगर हम बात करें तो फल जो खाया जाता है, एक फल वो होता है। दूसरा जो हमें कोई परिणाम, कोई रिजल्ट मिलता है तो उसे हम कहते हैं कि ऐसा फल मिला, ठीक है ना। और भेद भी हम जानते हैं कि प्रकार अगर कहा जाए संज्ञा के कितने भेद हैं, तो ये एक भेद हो गया। और एक होता है भेदभाव वाला भेद, जिसमें हम क्या करते हैं लोगों में भेदभाव कर देते हैं, उन्हें अलग अलग मानने की कोशिश करते हैं, वो एक भेद हो जाता है। एक भेद क्या होता है, एक रहस्य होता है कि उसे यार उसका भेद पता है, ठीक है ना। विभीषण को रावण का भेद पता था कि उसकी नाभि में अमृत है। तो ये रहस्य वाला जो भेद है, तो इसके भी कई सारे अर्थ निकल रहे हैं। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, अनेकार्थी शब्द के उदाहरण, ये तीनों ही अनेकार्थी शब्द के उदाहरण हो जाएंगे, यानी कि ये सभी एक अनेकार्थी शब्द के उदाहरण हो जाएंगे। खेलना किस प्रकार का शब्द है। अब हमें पता है कि खेलना क्या है, खेलना है क्रिया, खेलना क्रिया है। और संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण क्या होते हैं, ये विकारी शब्द होते हैं, जिनमें लिंग वचन कारक के आधार पर विकार उत्पन्न हो जाते हैं। यानी कि खेलना क्या हो गया, खेलना क्रिया शब्द है, और क्रिया क्या है, क्रिया विकारी शब्द होता है, यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा विकारी शब्द, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिरधारी किस प्रकार का शब्द है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गिरधारी, इसे पहली बात तो हमने देख लिया कि इस गिरधारी में क्या कर सकते हैं, हम विच्छेद कर सकते हैं, इसे तोड़ सकते हैं कि गिर प्लस धारी। गिर का मतलब क्या होता है, पर्वत, और धारी का मतलब धारण धारण करने वाले, ठीक है ना, पर्वत को धारण करने वाले। तो गिरधारी को हमने तोड़ दिया। तो एक चीज ये हो गई कि ये रूढ़ शब्द तो नहीं है, क्योंकि ये स्वतंत्र नहीं है, ऐसे हम तोड़ सकते हैं। अब हमें ये देखना है कि पर्वत को धारण करने वाले, जब गिर और धारी शब्द हम जोड़ देते हैं तो हमें मिलता है गिरधारी। और क्या गिरधारी किसी के सेंस में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो हमें पता है भगवान श्री कृष्ण के लिए हम गिरधारी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था, ठीक है ना। तो इसलिए गिर और धारी दोनों ही शब्दों को मिलाने के बाद हमें क्या मिला, एक अन्य अर्थ मिलने लगा। गिरधारी भगवान कृष्ण के लिए मिलने लगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये योगरूढ़ शब्द हो जाएगा, यौगिक शब्द नहीं होगा। अगर गिरधारी शब्द को जोड़ने के बाद अन्य अर्थ ना मिलता तो फिर क्या होता, यौगिक शब्द हो जाता। लेकिन इन्हें जोड़ने के बाद अन्य अर्थ हमें मिलने लगा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये योगरूढ़ शब्द हमारा हो गया, ठीक है। समझ में आ गया, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यौगिक शब्द का उदाहरण बताना है, यौगिक शब्द का, ठीक है ना। रूढ़ और योगरूढ़ आपने अभी देख लिए पीछे, यौगिक का भी हमने आपको बताया था। और यौगिक क्या होता है कि जोड़ने के बाद भी अन्य अर्थ ना दे। तो आप समझिएगा, जैसे चावल, अब चावल को तो हम तोड़ ही नहीं सकते, चावल को तो हम तोड़ ही नहीं पाएंगे। तो चावल कैसा शब्द हो गया, चावल हो गया रूढ़ शब्द, ठीक है ना ये यौगिक है और ना ही ये योगरूढ़ है। जलज की अगर हम बात करें तो ये कौन सा हो जाएगा, योगरूढ़ हो जाएगा। पिछली क्लास में हमने यही वाला क्वेश्चन सॉल्व कराया था कि जल में उत्पन्न होने वाला अर्थात कमल, अन्य अर्थ मिलने लगा तो योगरूढ़ हो गया। नीलकंठ, नीला है कंठ, नीलकंठ नीले कंठ वाले कौन हो जाते हैं, भगवान शंकर हो जाते हैं। तो ये भी क्या हो गया, योगरूढ़ हो गया, क्योंकि इसमें अन्य अर्थ निकलने लगा।
लेकिन विज्ञान की अगर हम बात करें तो क्या होता है, ये वी प्लस ज्ञान, ठीक है ना। ज्ञान के आगे जब हमने वी उपसर्ग लगा दिया तो ये हो गया विज्ञान, और वी उपसर्ग का मतलब क्या हो जाता है कि विस्तृत ज्ञान, ठीक है ना। तो वी प्लस ज्ञान, इन्हें जोड़ने के बाद भी विस्तृत ज्ञान ही हमें इसका अर्थ मिल रहा है, कोई भी अन्य अर्थ नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये यौगिक शब्द हो गया, ये योगरूढ़ शब्द नहीं होगा, और हमसे यौगिक शब्द पूछा जा रहा था। क्लियर। लीची किस भाषा का शब्द है, हमने नोट्स में हमने आपको सीधा सीधा लिखवाया है कि लीची जो है वो चीनी भाषा का शब्द है। एक हमने पूरी टेबल हमने आपको दी हुई है, वो पूरी टेबल आपको बिल्कुल से याद करनी है, उसके अंदर आपको सारे शब्द मिल जाएंगे। व्यक्ति, वस्तु या स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? बिल्कुल सीधी सीधी परिभाषा आ गई कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कह देते हैं, ठीक है ना। अव्यय क्या होता है? अव्यय क्या होता है? जो अविकारी शब्द होते हैं वो अव्यय कहलाते हैं। जो अविकारी शब्द हैं, जो अविकारी शब्द हैं वो अव्यय कहलाते हैं। और अव्यय का मतलब क्या होता है? जिनमें लिंग वचन कारक के आधार पर कोई भी विकार उत्पन्न ना हो, कोई भी परिवर्तन ना हो, वो अविकारी शब्द हमारे कहलाते हैं। क्लियर है ना। विशेषण की अगर हम बात करें तो विशेषण क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, वो विशेषण शब्द कहलाते हैं, ठीक है। विशेष क्या होता है? विशेष वो होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है, वो विशेष होता है, ठीक है ना। जैसे मान लो कह दिया काला घोड़ा, तो काला क्या हो गया? विशेषण हो गया, और घोड़ा क्या हो गया? विशेष हो गया, क्योंकि घोड़े की विशेषता बताई जा रही है। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष होता है, और जो शब्द विशेषता बताता है वो विशेषण कहलाता है। अभी हम लोगों की विशेषण की क्लास हुई नहीं है, जब होगी तो इस चीज को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? हमने आपसे कहा था कि भेदों को हम लोगों को जरूर याद रखना है, उनकी संख्या याद रखना है, उनके नाम याद रखना है। तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ये 5 भेद आपको याद रखने हैं। तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हो गए? 5 भेद हो गए। व्युत्पत्ति अथवा उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? तो जो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद होते हैं वही भेद संज्ञा के भी होते हैं, यानी कि 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? रूढ़ संज्ञाएं, यौगिक संज्ञाएं और योग रूढ़ संज्ञाएं, ठीक है ना। तो जैसे रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द होते हैं, उसी प्रकार से संज्ञा में भी अगर हम व्युत्पत्ति के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो 3 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं, रूढ़ संज्ञाएं, यौगिक संज्ञाएं और योग रूढ़ संज्ञाएं, ठीक है। चलिए, जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थों के ठोस, द्रव, गैस का बोध होता है, ठोस, द्रव, गैस का बोध होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो देखिएगा, जातिवाचक संज्ञा, जब किसी जाति विशेष का बोध हो रहा हो वहां जातिवाचक संज्ञा होती है, ठीक है ना। परिमाणवाचक संज्ञा क्या होती है? परिमाणवाचक तो कुछ है ही नहीं, संज्ञा में हम लोगों ने परिमाणवाचक संज्ञा तो नहीं पढ़ी, ठीक है ना। लेकिन फिर भी परिमाण से अगर आप नहीं आइडिया लगा पा रहे तो आप ये लगा सकते हैं कि परिमाण का मतलब तो मात्रा होती है, ठीक है ना। और जब मात्रा होती है तो वो परिमाणवाचक हमारे लिए यहां पे हो ही नहीं सकता। मान लो अगर आपको भेद नहीं भी पता तब भी आप परिमाण पे तो कम से कम नहीं जाओगे ठोस, द्रव, गैस के मामले में। ठोस, द्रव, गैस क्या होते हैं? ये कोई ना कोई पदार्थ होते हैं, कोई ना कोई द्रव्य होते हैं, ठीक है ना। तो वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। ये हमारा आंसर, द्रव्यवाचक संज्ञा हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो आज की क्लास में हम लोग इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों तक शेयर करिएगा।